ये पाठ द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए आज हम रीतिमुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने रीतिमुक्त काव्य धारा की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी, जिक्र किया था। अब तक हमने रीतिमुक्त काव्य धारा की 6 विशेषताओं के बारे में चर्चा कर ली थी। अगली जो विशेषता है सौंदर्य चित्रण की विलक्षणता। रीतिमुक्त काव्य धारा की 7वीं विशेषता सौंदर्य चित्रण की विलक्षणता है। सौंदर्य की अभिव्यक्ति सौंदर्य चित्रण की अभिव्यक्ति सौंदर्य चित्रण की विलक्षणता। सौंदर्य की अभिव्यक्ति श्रृंगार और प्रेम के प्रसंग में सर्वत्र देखने में आते हैं। इन कवियों का सौंदर्य चित्रण अन्य कवियों के सौंदर्य चित्रण से विलक्षण है, अलग है, हटकर है। अन्य कवि से तात्पर्य है यहाँ रीतिबद्ध या रीतिसिद्ध काव्य धारा से ले सकते हैं। स्वच्छंद प्रेम के कवियों की दृष्टि बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक सौंदर्य पर टिकी है। संपूर्ण शरीर का एक चित्र प्रस्तुत है। लाजनी लपेटी चित्ते बनी भेद भाव भरी लसती ललित लोल चख तेरे छानी में छवि को सदन गोरो बदन रुचिर भाल रस निचोरत मीठी मृदु मुस्कानी में दसन दमक फैली हिये मोती माल होती पिए सो लड़क प्रेम पगी बतरानी में आनंद की निधि जगमती छबीली बाल अंगनी अनंग ढूरी मुरी जानी में। अगली विशेषता है रहस्यात्मकता। रीतिमुक्त काव्य की 8वीं विशेषता है रहस्यात्मकता। रहस्यात्मकता। रीतिमुक्त कवि विशेषता घनानंद के वर्णन में भौतिक प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम से जोड़ दिया गया है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने स्वच्छंद प्रेम के कवियों पर उसे स्वीकार करते हुए कहा है कि स्वच्छंद कवियों में सूफियों के संपर्क और प्रभाव के कारण कहीं कहीं रहस्य की झलक भर मिलती है। घनानंद ने रहस्यात्मकता की सृष्टि की है। ढिंग बैठे हूँ बैठी रहे और मैं घर के दोहूत है। इसका मतलब यह है कि प्रिय पास में बैठा है, वह हृदय में भी बैठा है, उसका वियोग चेतना में खटकता है, उसका वियोग चेतना में खटकता है। घनानंद मानते हैं कि यह विलक्षण संयोग है जो वियोग में भी उनके साथ रहता है कैसो संजोग ने बूझ परे जो वियोग ने क्यों हूँ बिछोहतु है। वियोग में भी प्रिय समीप लगता है, न दिखने पर भी परमेश्वर सब जगह है। यह अर्थ सब इससे ध्वनित होता है, यही रहस्य भावना है। अगली विशेषता है 9वीं प्रकृति चित्रण।
प्रकृति चित्रण। रीति मुक्त काव्य की नवी विशेषता है प्रकृति चित्रण। रीति कवियों ने 12 मासा और षड ऋतु वर्णन के उद्दीपनगत चित्र प्रस्तुत करने में ही प्रकृति के सौंदर्य की पराकाष्ठा समझी है। शीतल समीर चांदनी और खिले हुए पुष्प विरही जनों को पीड़ित करते दिखाई पड़ते हैं। काम शास्त्रीय परंपराओं में ऋतुएं विशेषता वसंत और पावस सर्वाधिक उद्दीपक होती है। रीतिमुक्त कवियों ने भी इन दोनों ऋतुओं का वर्णन किया है, किंतु उसमें परंपरागत सांचे के स्थान पर उन्मुक्त भाव धारा है। व्याकुलता का जैसा चित्रण प्रकृति के माध्यम से घनानंद और ध्वजदेव ने किया है, वैसा पद्माकर और देव नहीं कर सके। इस पद में घनानंद का हृदय प्रकृति के साचर्य में उमड़ पड़ता है। कारी क्रूर कोकिला कहाँ को बैर काटतीरी, कूक कूक अवई करे जो किन्नी कोर ले, पेंडे परे पापी ये कलापी ने से धौंस जोई, चातक रे घातक है तूहू कान फोर ले। रीति मुक्त काव्यधारा के कुछ कवि कालिदास, भवभूति आदि संस्कृत कवियों की तरह प्रकृति का खुला दर्शन करते हैं। बोधा ने विरह वारिस में प्रकृति का सुंदर भावात्मक चित्रण किया है। अगली विशेषता है भक्तिपूर्ण उद्भावनाएं। अगली रीति मुक्त काव्य की अगली विशेषता 10वीं विशेषता है भक्तिपूर्ण उद्भावनाएं। भक्तिपूर्ण उद्भावनाएं। भक्तिपूर्ण उद्भावनाएं। रीतिमुक्त कवि व्यक्तिगत क्षेत्र में निराश होकर कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हुए हैं। इनकी भक्ति में प्रेम में निराशा की प्रतिक्रिया है। उनकी रचनाएं भक्ति कवियों के समान हैं। घनानंद भक्ति संप्रदाय में दीक्षित होकर भी अपने लौकिक प्रेम की आधार सुजान को नहीं भूल सके। श्री कृष्ण को उन्होंने जान राय, सुजान आदि नामों से याद किया है। कृष्ण लीला के द्वारा भी ये कवि अपनी आत्मानुभूतियों को ही व्यक्त करते रहे। भक्त कवियों से इनमें यह भिन्न थी कि भक्त कवि अपनी सांप्रदायिक निष्ठा में बंधे थे, जबकि ये कवि स्वच्छंद रूप से प्रेम परक भक्ति भाव की अभिव्यक्ति कर रहे थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने एक तर्क देते हुए कहा है, सूरदास या अन्य भक्त कवि जैसे पद के अंत में सूर के प्रभु, सूर के स्वामी, परमानंद के प्रभु, छीत के स्वामी आदि पदावली का प्रयोग करते हैं, वैसे स्वच्छंद धारा के कवि नहीं। इनकी उक्तियों में तथा श्रृंगार कवियों पद्माकर, मतीराम देव आदि की उक्तियों में विशेष अंतर नहीं है। अंत में ये कवि शुद्ध भक्ति कवि नहीं हैं और इनकी भक्ति परक रचनाएं भक्ति काव्य ने होकर भक्ति परक काव्य के ही अंतर्गत आएंगी। अगली विशेषता है सांस्कृतिक झांकी। सांस्कृतिक
11वीं विशेषता है रीति मुक्त काव्य की सांस्कृतिक झांकी। सांस्कृतिक झांकी रीति मुक्त रीति काव्य के सभी कवि लोक के प्रति उदासीन रहे हैं। उन्हें तो प्रेम की मधुर बतियां करने और प्रेम की गलियों में घूमने से ही फुर्सत नहीं थी। फिर वे लोक या समाज के जीवन को कैसे और कब जान सकते थे। किंतु रीति काल के रीति मुक्त कवियों ने लोक जीवन के सांस्कृतिक वातावरण की सुरमय झांकियाँ प्रस्तुत की हैं और उसके मंगल पक्ष का उद्घाटन किया है। प्रसिद्ध पर्व और त्योहारों पर रीति मुक्त शैली में इन कवियों ने रचनाएं प्रस्तुत की है। लोक जीवन की एक गर्भोक्ति प्रस्तुत है। बोधा कवि नीति को निवेरो यही भांति है, आपको सराय ताई आप सराइए, ताता कहा सूर कहा सुंदर सुजान कहा, आपको ने चाहे ताकि बाप को ने चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रीति मुक्त कवियों ने तत्कालीन समय की सांस्कृतिक झांकी की प्रस्तुति की है। लोक जीवन का इन्होंने चित्रण किया है। तत्कालीन समय में जो रहन सहन सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ थी उनका भी बखूबी चित्रण किया है। यानी तत्कालीन समाज का भी इन्होंने चित्रण किया है। अगली विशेषता है प्रेम की अनन्यता के भाव। प्रेम की अनन्यता के भाव। रीतिमुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणाएं भी रीतिबद्ध कवियों से अलग है। इन कवियों के प्रेम में पवित्रता, एकनिष्ठता, समर्पण, त्याग और उदारता का योग है। कहीं भी वासना के कण दिखाई नहीं देते हैं। भले ही प्रिय न मिले किंतु प्रेमी तो उसके लिए हर स्थिति में समर्पित रहेगा ही। यह भाव समस्त रीतिमुक्त कवियों में ही दिखाई देता है। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर इन सभी के काव्य में प्रेम और वेदना का जो स्वरूप दिखाई देता है वह इसी प्रकार का है। प्रेम की अनन्यता के भाव इन कवियों ने बड़ी दृढ़ता के साथ अपनाए हैं। इसी कारण इनका प्रेम भावनात्मक अधिक है। संयोग के रूप वर्णनों में भी अभिलाषाओं की प्रधानता दिखाई देती है। रीतिबद्ध कविता जहाँ एक और चेष्टा प्रधान या रूप प्रधान प्रेम को लेकर चली थी, वहीं रीतिमुक्त कविता आंतरिकता, सूक्ष्मता और भावनात्मकता को लेकर चली है। रीतिमुक्त काव्य की अगली और अंतिम विशेषता है भाषा और शिल्पगत लाक्षणिकता। अगली और अंतिम विशेषता 13वीं विशेषता है भाषा और शिल्पगत। शिल्पगत लाक्षणिकता। रीतिमुक्त कवियों ने भाषा का सहज और निश्चल प्रयोग किया है। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर इन सभी की भाषा में प्रेषणीयता, लाक्षणिकता और व्यंजना दिखाई देती है। घनानंद ने लक्षणा के सहारे अपनी सूक्ष्म अनुभूतियों को सफल अभिव्यक्ति दी है। जैसे उजरन बसिए हमारी अखियान देखो, सुबस सुदेश जहाँ
भावत बसत हो। घनानंद के साहित्य के पारखी विद्वान डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ ने बड़ा ठीक ही कहा है। घनानंद की भाषा में अनगिनत विशेषताएं विद्वान हैं। कवि भाषा की बनावट के रेसे रेसे को पहचानता है। अभिष्ट वास्तविक अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए उसका प्रयोग करता है। मुहावरे, लाक्षणता, विरोध, चमत्कार आदि तत्व इनमें प्रमुख है। लोकोक्तियों और मुहावरों से सजी होने के कारण इन कवियों की भाषा में लोक जीवन का स्पर्श तो दिखाई देता ही है, उसमें प्रेषणीयता और अर्थवत्ता भी चरम सीमा पर मिलती है। इसी प्रकार रीतिमुक्त काव्य प्रेमानुभूति, वेदनानुभूति, विविध मनोदशाओं के अभिव्यंजन, सरस अनुभूति, मयता और भाषा की असाधारण विशेषताओं के कारण भविष्य की छायावादी कविता का पूर्व रूप प्रतीत होता है। रीति मुक्त सभी कवियों ने ब्रज भाषा को प्रधानता प्रदान की। यदि गौर करके देखा जाए तो संपूर्ण रीतिकालीन काव्य ब्रज भाषा में रचा गया है। छंद की दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण रीति मुक्त कवियों ने कवित सवैया शैली के साथ दोहा चौपाई छंदों का भी बखूबी प्रयोग किया है। अलंकारों में इन कवियों ने ज़्यादा जोर नहीं दिया है। अब हम संक्षिप्त में रीतिमुक्त काव्यधारा का निष्कर्ष या उपसंहार के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि रीतिमुक्त काव्य रीतिकालीन कविता का एक ऐसा श्रृंगारपूर्ण काव्य है जिसमें स्नेह और प्रेम को सहजता के साथ स्वीकार किया गया है। प्रेम के संयोग और वियोग दोनों पक्षों में वियोग को अधिक महत्व दिया गया है तथा वियोग की विभिन्न स्वाभाविक, मार्मिक, रमणीय और सूक्ष्मतम स्थितियों को काव्य का विषय बनाया गया है। चाहे घनानंद हो, चाहे बोधा हो, चाहे ठाकुर हो और चाहे आलम हो, सभी के काव्य में प्रेम को स्थान मिला है और उस प्रेम भावना को सभी ने एक तरंग के रूप में स्वीकार करते हुए प्रेमाभिव्यंजन किया है। हृदय की सूक्ष्म भावनाओं की अभ्यंजना ब्रज भाषा की लक्षित पदावली, रूपक उत्प्रेक्षा और अनुप्रास युक्त शब्दावली तथा उक्ति वैचित्र्य, वक्रता, विरोधाभास, लक्षणा तथा व्यंजना से युक्त भाषा के कारण रीति मुक्त काव्य हिंदी का विशेष सरस और सर्वाधिक आकर्षक काव्य है। अब आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।